दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं देश हित की बात करता हूं, सत्य की बात करता हूं, राष्ट्रहित की बात करता हूं और राष्ट्र विरोधियों को यह बात कड़वी लगती है तो लगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आप 130 करोड़ देशवासी जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है उसके लिए आवाज उठाता हूं। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो आजादी के पहले के मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर व्यंग लेकर बोला ये दो लड़कों की 2017 वाली रीलॉन्चिंग पार्ट 2.0 है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की 8 सीट्स जो फेज 1 में चुनाव जहां होने वाला है वो डिसाइडर है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 और सपा बसपा के गठबंधन ने उस वक्त 5 सीटें जीती थी। उसके बावजूद बीजेपी 62 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश लोकसभा में आई थी और 49% के वोट शेयर के साथ। 2014 में जब बसपा अलग लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 7 सीटें जीती थी और वो 70 से ज्यादा सीट्स के साथ में उत्तर प्रदेश में स्वीप कर दिया था। दोस्तों मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर 2024 में सुनामी चल रही है, उसके लिए फेज 1 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त बनाना जरूरी है और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश से विपक्ष के पास जो दोस्तों कोई अगर कवर करने का चांस नहीं छोड़ना चाहती है। आज कई मुद्दों पर विपक्ष दोस्तों फेज 1 के चुनाव के पहले कहीं या तो कंफ्यूजन में दिख रहा है या दोस्तों वीक दिख रहा है। दोस्तों जनता पूछ रही है कि 8 मार्च से 6 अप्रैल तक कांग्रेस की 13 लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों अभी तक अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार कैसे कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया? क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी अपने ये तथाकथित गढ़ से चुनाव लड़ने से डर गए और इसीलिए क्या जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा मैदान में आने वाले हैं? दोस्तों जनता पूछ रही है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यक से देश को सचेत करने की बात क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट पाने के लिए करी है? क्या उसके मैनिफेस्टो में मुस्लिम तुष्टीकरण का जो एक प्रयास नहीं किया जा रहा है? जनता सवाल पूछ रही है दोस्तों फेज 1 के पहले। दोस्तों जनता यह भी पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी की वायनाड रैली में कांग्रेस से ज्यादा जब मुस्लिम लीग के झंडे दिखते हैं तो फिर क्या उत्तर प्रदेश का हिंदू कैसे कांग्रेस में विश्वास रखे? दोस्तों जनता सवाल पूछ रही है कि अगर सपा कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर, बदायूं सब पर सपा को अपने उम्मीदवार क्यों बदलने पड़े? और दोस्तों जनता सवाल ये पूछ रही है और मैं जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूं कि जब अयोध्या राम मंदिर पर विपक्ष ने उसको एक बीजेपी का एजेंडा बताया, जब 180 दिन दोस्तों गुजर चुके हैं जब से उदयनिधि स्टैलिन जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, जिन्होंने कहा था सनातन डेंगू मलेरिया, और एक भी विपक्ष के बड़े नेता ने अभी तक उसका सार्वजनिक खंडन नहीं किया, तो फिर जब चुनाव से 12 दिन पहले क्या जनता ने अपना मूड बना लिया है? क्या जनता ये कह रही है दोस्तों जो राम के साथ जनता उसके साथ? देखिए रिपोर्ट। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारण कर रहे हैं।
रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। अरे वो हमेशा यही कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूँ। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन भी इस्तीफा दे दिया। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, राज्यसभा मेंबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह जी, आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट की शुरुआत में आलोक शर्मा जी और सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ करना चाहता हूं। डिबेट इज फास्ट, इट इज मूविंग फास्ट एंड विल मूव फास्ट। आलोक शर्मा जी और सुधांशु जी, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया जी के पास आऊंगा। मैं जानना चाहता हूं आलोक जी, उत्तर प्रदेश का फेज 1 जो है वो 14 दिन बचे, लगभग 19 तारीख को फेज 1 होने वाला है और आज है 6 तारीख, लगभग 13 दिन के बाद 13वें दिन पे जो उत्तर प्रदेश का फेज 1 जो है होने वाला है और देश भर में फेज 1 होने वाला है। मुझे बताइए 13 लिस्ट, आलोक जी 13 लिस्ट आ चुकी है, अभी तक अमेठी और रायबरेली से आप उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर पाए। कल ही या परसों ही रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे हैं वो चुनाव में उतरना चाहते हैं। क्या इससे आप ये इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं आलोक जी कि आप उत्तर प्रदेश में बहुत वीक फुटिंग पे हैं? आलोक शर्मा जी और फिर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मुझे लगता है रायबरेली अमेठी की जो बात आपने की है, वो गांधी परिवार वहाँ से हमेशा से चुनाव लड़ता आया है और इस बार भी वहाँ का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि गांधी फैमिली में से वहाँ पर कोई भी चुनाव लड़े। जहाँ तक बात कैंडिडेट डिक्लेयर करने की है, वो न पहले फेज़ में है न दूसरे फेज़ में है। समय आने पर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस और तमाम चीज़ें हैं, वो हर टिकट उस प्रोसेस से होकर गुजरता है। समय आने पर कैंडिडेट भी आएगा और जीत भी निश्चित की जाएगी। जहाँ तक बात फर्स्ट फेज़ की है, तो फर्स्ट फेज़ में अभी तक बीजेपी कोई भी नैरेटिव अपना देश में सेट नहीं कर पा रही है। जिस तरह से पहले वो हिंदुत्व और फिर राम मंदिर और तमाम चीज़ों को लेकर चले, और आज जिस तरह से अब वो परिवारवाद पर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, भ्रष्टाचार में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद पूरी तरह से बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। तो फर्स्ट फेज़ में ही, क्योंकि काफ़ी हद का जो हिस्सा है वो किसानों से प्रभावित इलाका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, मुझे लगता है किसान हों, युवा हों, जो लोग न्याय से पीड़ित रहे हैं, और जो कल हमारा मैनिफेस्टो आया है अन्याय के खिलाफ न्याय की जो बात हमने की है, उससे पूरी तरह से भरोसा करते हुए फर्स्ट फेज में बीजेपी पहले फेज में ही बाहर हो जाएगी। सुधांशु जी और आलोक जी, ये मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं अखिलेश जी और साथ में राहुल गांधी जी की, जो 2017 में कहा गया था यूपी को विश्वास इन 2 लड़कों पे। उस वक्त क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर सिंगल डिजिट था उस वक्त। उसके बाद में 2022 का असेंबली इलेक्शन दूसरा वाला आया, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसमें कांग्रेस पार्टी 399 सीट लड़ी और उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 5% से कम आ चुका था और उसके बाद 2 सीट पे कांग्रेस पार्टी आ गई थी। ऐसी स्थिति के अंदर जब उत्तर प्रदेश में फेज 1 में जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार को बदल रही है, शिवपाल यादव कह रहे हो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बेटे को लड़ा दो, कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या आप आलोक शर्मा जी की बात से सहमत है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस से हो जाएगा आराम से? आप नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे। सुधांशु जी देखिए, अगर स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात देखनी है तो स्क्रीन पर ही देख लीजिए। ये इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो उस पर फोटो किसकी है? खड़गे जी की और राहुल गांधी जी की। हम ये मान सकते हैं खड़गे जी तो अध्यक्ष है, निश्चित रूप से उनकी फोटो होनी चाहिए, पर ये बताइए राहुल गांधी जी की फोटो किस कैपेसिटी में है? मतलब ना वो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना वो नेता प्रतिपक्ष है, और अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की यही समस्या है कि सत्ता भी चलानी है बगैर उत्तरदायित्व के और संगठन भी चलाना है बगैर उत्तरदायित्व के। मतलब मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा हारने के बाद, मगर यात्रा मैं ही निकालूंगा,
और मैनिफेस्टो पर फोटो भी हमारी होगी। आप जिस ढंग से बोले हमारे मित्र आलोक जी कि सारा नैरेटिव नहीं मिल पा रहा है, बताइए अमेठी और रायबरेली जो परिवार के गढ़ थे, जिनको ये अपनी परिवार की जागीर समझते थे, वहाँ तो कैंडिडेट नहीं बता पा रहे हैं और नाम जो है फिर रॉबर्ट वडेरा जी का आ रहा है और उसके बाद कह रहे हैं नैरेटिव नहीं सेट हो पा रहा है। वास्तविकता में नैरेटिव तो हमारा इस प्रकार का सेट हो गया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जो ये बात कहते हैं मुद्दों के ऊपर, कोई दर्शक जाकर चेक कर ले, पिछले 50 साल में 10 वर्ष वो जहां सबसे कम महंगाई की दर रही उसमें 8 या 9 वर्ष भाजपा के शासनकाल के। कोई भी जाके चेक कर ले कि जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाले वर्ष हैं वो 2004 से 8 का दौर केवल कांग्रेस का छोड़ दें, वो हमारे रहे। मिनिमम अगर बेरोजगारी की दर वाले वर्ष हैं तो वो हमारे रहे हैं, और निगेटिव ग्रोथ रेट वाले जितने वर्ष हैं वो सब के सब कांग्रेस के हैं। केवल 2020 छोड़ के, जो कोविड का दौर था, जिस समय पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई थी, उसको छोड़ के। इसलिए वास्तविकता में नैरेटिव पे बात करने की स्थिति नहीं है। इसीलिए जानते क्या होता है, ये सुविधा की राजनीति करते करते संकट की राजनीति में फंस गए। एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, अब इनकी सुविधा की राजनीति क्या है, वही पुराना वाला स्टाइल, 2-4 बयान दे दो, 2-4 पॉस्चरिंग कर दो, फिर एक कट्टरपंथी मुस्लिम तबके को अपने साथ में ले लो ताकि भीड़ वो जुटा देगा, और अपना आइडियोलॉजिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लेफ्टिस्टों के द्वारा वो कर दो, विदेशियों के हाथ में कुछ एजेंसीज को दे दो, वो थोड़ी विदेश वाली फोटो भेज देंगे, और उसके आधार पे इनको लगता है जातियों में थोड़ा तोड़ फोड़ करके 1-2 जातियों को अपने साथ ले लेंगे, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को साथ ले लेंगे। वो जो पुराना पिटा पिटाया घिसा हुआ फार्मूला है, उस पर ही काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, प्रधानमंत्री जी की तरह मेहनत करके धरती पे रहकर काम करने के प्रयास न करने के कारण कांग्रेस की आलोक जी आपने इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है जी। सुधांशु जी, आलोक जी ने कहा कि स्क्रीनिंग प्रोसेस से, सुधांशु जी आलोक जी कह रहे हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस से, मैं अनुराग भदौरिया जी के पास आऊंगा, पर 2014 और 19 में आलोक जी तब जो है आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, 14 और 19 में पहली लिस्ट में अमेठी रायबरेली डिक्लेयर हो गया था, तो क्या 14-24 में मोदी हवा इतनी ज्यादा है कि आप 2019 में जब आप अमेठी में हारे थे, आप वो वापस से जो दृश्य नहीं देखना चाहते? और आलोक जी आप नैरेटिव की बात करें, आपको नहीं लग रहा जब आपके मेन लीडर वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, जब 48% मुस्लिम आबादी है, और अभी तक आप हिंदी आर्टलैंड से आपका कोई मेन लीडर चुनाव नहीं लड़ पा रहा, इतनी बार मीडिया में आ गया प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती है, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, पर वो हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पे मुस्लिम तुष्टीकरण का अगर आरोप सुधांशु त्रिवेदी लगा रहे हैं, शायद जनता के मन में भी यही है आलोक जी। देखिए, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर ही रहा था कि कब सुधांशु भाई हिंदू मुस्लिम करें और फिर तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल एंकर महोदय करें। मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था। सुधांशु भाई ने तुष्टीकरण की बात नहीं कही, लेकिन एंकर महोदय जरूर ले आए उसको, क्योंकि वो शायद फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती। खैर, वापस आता हूं मैं। क्या रायबरेली से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है? बीजेपी ने भी तो नहीं किया है। अपना हर पार्टी अपने हिसाब से बाकी चीज़ों को लेकर चलती है। राजस्थान की एक भीलवाड़ा सीट थी, आखिर में सबसे ज़्यादा लास्ट में 6.25 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा 25वीं सीट थी जो डिक्लेयर की गई थी। हर पार्टी अपने हिसाब से चलती है, ना एंकर तय कर सकते हैं ना विपक्ष तय करता है। अब बात आती है कि आरजी के बारे में कि भाई फोटो किसका है। अरे भाई, हमारे सीनियर लीडर हैं, वो हमारे वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सोनिया जी अब अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा कम सक्रिय हैं, तो स्वाभाविक है कि पिछले अध्यक्ष वो ही रहे हैं। लेकिन इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को कि यात्रा निकाल दी? अरे भाई, आप भी यात्रा निकाल दो। जेपी नड्डा जी से तो आप 10 कदम नहीं चलने देते हैं। जेपी नड्डा जी को तो अमित शाह हाथ पकड़ के पीछे फेंक देते हैं। लेकिन आपको केवल आरोप की राजनीति करनी है। हम तो कह रहे हैं, मोदी जी कहें 2014 के जो भाषण दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार मैंने दे दिए, मैंने महंगाई कम कर दी, 35 रुपए में पेट्रोल आ रहा है, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए हैं, 100 स्मार्ट सिटी मैंने बना दी हैं। मोदी जी कहें ना, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश के प्रधानमंत्री उन्हीं घिसी पिटी अपनी लाइनों पर पूरा भाषण देते हैं, और बिहार में जब जाते हैं, जब वहां पर पासवान के मंच पर जाते हैं तो परिवारवाद भूल जाते हैं। उनके दोहरी नीति हैं, दोहरी नीति के कारण ही आज देश उनको यहां से सत्ता से हटाएगा। ये कह रहे हैं कि आप सत्ता से हटेंगे। आलोक जी, तुष्टीकरण की बात इसीलिए करी क्योंकि जब मैं जनता के बीच में घूमता हूं और मुझे पान वाले से लेकर, रेडी वाले से लेकर, चाय वाले से लेकर हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि उदयनिधि स्टालिन जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की बात करते हैं, उनका जब सार्वजनिक खंडन नहीं होता है तो जनता ये सवाल पूछती है। तो जो मैं बोल रहा हूं जनता सवाल आपसे पूछ रही है, ये मैं आपको बता, मैं छोटा सा इसमें यही उत्तर, नहीं मैं छोटा सा उत्तर सार्वजनिक आपके लीडर ने बयान नहीं दिया है।
उत्तर में छोटा सा मैं उत्तर दे देता हूं यहाँ, फिर सुधांशु जी मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं यहाँ पर। मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता होने के नाते मैंने कहा कि इस तरह के सनातन के विरुद्ध कोई भी बयान दिए जाएंगे वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप ये कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को क्या हिंदू मुस्लिम पर, क्या उनको ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगनी चाहिए, क्या शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगनी चाहिए? आप बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस का सब कुछ याद है, एंकर बीजेपी का कुछ याद नहीं। सुधांशु त्रिवेदी नहीं, मैं याद दिलाता हूं। आलोक जी का कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर समस्या यह है कि आलोक जी की पार्टी सिर्फ मुस्लिम करती है। इन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहा कि भाई ठीक है, ये डीएमके की बात से सहमत नहीं है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं आलोक जी, आपकी पार्टी के नहीं सुधांशु भाई, कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे सतीश नाते में बोलने दीजिए। देखिए मैं अभी किसी को इंटरप्ट नहीं करा आलोक जी, फिर मैं आऊंगा। व्यक्तिगत कैपेसिटी नहीं, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता के आधार पर उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपने कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कहा तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने यह कहने का प्रयास किया कि डीएमके की लाइन से आप सहमत नहीं है, यही आपने कहना चाहना? अब तो स्पष्ट है ना? बिल्कुल कह रहा हूं। अब मैं आगे बोलता हूं। अब यह बताइए, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सतीश जारकिहोली, उन्होंने कहा हिंदू शब्द बहुत गंदा है। अब बताइए, तो कांग्रेस वालों ने बोला है। आपका केरल का एनएसयूआई का जो अध्यक्ष था उसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी। अरे भाई, बीफ खाने का बहुत शौक है, घर पे खाओ, सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी करने का क्या करने का तात्पर्य था? कृपया यह बात हमको स्पष्ट कर देना चाहिए। और अभी आपके सहारनपुर से पूरी बात सर, अब कम से कम पूरा सेंटेंस कर लूं, स्पष्टीकरण आप आराम से देते रहिएगा। अब आप आइए, आपके अभी वर्तमान में सहारनपुर से कैंडिडेट हैं, आज ही प्रधानमंत्री की सहारनपुर में रैली भी थी, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। अब आप बताइए, इस पे भी आप कोई व्यक्तिगत बयान देने की बात कहेंगे? ये तो कांग्रेस का बयान है। और 100 बातों की बात एक, हाथी के पांव में सबके पांव। जब आपके प्रधानमंत्री जी ये बोल चुके हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो अब इसके बाद तो कुछ बच ही नहीं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। इसीलिए आरोप लगाए इन्होंने आपके लिए कि ये एक नहीं अनेक चीजें आप स्वयं आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं, और जो सहयोगी दल हैं वो और बढ़ चढ़ के बोलते हैं। चलिए अब आप और बोल दीजिए। यहां पे एक लाइन और बोल दूं सर, यहां पे अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनकी पार्टी ने तमाम बातें रामचरितमानस और भगवान राम पे बोली थी, उस पे आपका क्या कहना है? और आरजेडी से तो आज भी आपका गठबंधन है, जिसके साथ सरकार चला रहे थे उनके चंद्रशेखर जी और फतेह भैया फतेह बहादुर सिंह, आए बाएं आए उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे, उस पे क्या कहना है? हेलो जी 10 सेकंड में फिर अनुराग भदौरिया पे आ रहा हूं। देखिए, बीफ की बात इन्होंने कही, जिस व्यक्ति ने बीफ काटा या गाय का बछड़ा काटा उसको हमने पार्टी से बाहर किया, उस पर केस चला, वो जेल गया। लेकिन आपकी सरकारों ने तो बीफ खाने खुलवाए। बीफ के काटने की मशीनों के ऊपर एक्साइज और कस्टम की ड्यूटी किसने कम की? ये तो आप ही की सरकार ने। आलोक जी एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही के मेघालय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने तो कहा था ना, और गोवा के अध्यक्ष ने तो कहा था कि हम बीफ की सप्लाई को बढ़ाएंगे। आप लोग किस मुंह से हिंदू मुस्लिम और बीफ और गाय की बात करते हैं? आप लोग भी करेंगे क्या? आपने दूसरा विषय लिया कि साहब कांग्रेस ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने, मतलब किसी ने अगर गलत वक्तव्य दिया इसलिए आपको वोट दे दिए जाएं, केवल इतना आपका आलोक जी सार्वजनिक खंडन नहीं होता ना। अरे भाई अरे जेल भेज दिया, प्रभु अगर जेल भेज दिया तो इससे ज्यादा सार्वजनिक खंडन और क्या चाहिए? फिर अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं, जिसने हिंदू आतंकवाद कहा वो तो इनके मंत्री बना बैठा है। आपको वो शायद याद नहीं रहेगा। मैक्सिमम बोलिए। अरे भाई आरके सिंह क्या थे? होम सेक्रेटरी थे कि नहीं? एंकर नहीं कह सकते हैं, एंकर्स की हिम्मत नहीं है बीजेपी से सवाल पूछ सकते। आप आधे टाइम एंकर से लड़ते रहते हैं ना। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे त्रिवेदी जी, हम लड़ नहीं रहे हैं। गांधी जी ने शक्ति पे बयान दिया, लड़ नहीं रहे, डिफेंड करके बोलना पड़ा कि ये असुरी शक्ति से हम लड़ रहे हैं। आप एंकरों से लड़े, मीडिया से लड़े, किसी और से लड़े, आज आप पिछले 15 मिनट में आप 2 सवाल पूछ लेते तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपने एक सवाल बीजेपी से नहीं पूछा। इससे कुछ नहीं होगा। पुरानी कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे। जब हिंदू जब उदयनिधि स्टालिन जो आपके साथ अलायंस के अंदर होंगे, अगर आप उनका सार्वजनिक खंडन राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो मैं आपसे ही पूछूंगा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री पूछ लीजिए ना, दंगाइयों को कपड़े से कैसे पहचानते हैं? देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, वो पूछ लीजिए ना जरा, हिम्मत है तो आपके अंदर। नहीं पूछ पाएंगे आप। देखिए, मैं एक और बात इनको बता देता हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मान्यवर वो तमिलनाडु में जाकर उस पादरी से बैठकर वो शक्ति के बारे में इनको बता रहा था, वो जॉर्ज पुनिया, कोई जाके चेक कर ले।
जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं इस धरती को यानी भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मेरे पैर न टच हो जाएं। साहब उस जॉर्ज पुनिया के पास गए, केरल के उस फादर जोसेफ के पास नहीं गए जिसके कि कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिए थे। यानी आप अल्पसंख्यकों में भी, ईसाइयों से कोई प्यार नहीं है, कट्टरपंथी मुसलमान ज्यादा, अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके साथ ये सुधांशु भाई 10 साल हो गए हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते हुए, 10 साल हो गए। बताइए हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो। कहिए नोटबंदी पे हमें वोट दो, कहिए किसानों की आमदनी डबल हो गई हमें वोट दो, कहिए बेरोजगारी दूर हो गई हमें वोट दीजिए। केवल और केवल आपका एजेंडा है कि देश को किस तरह से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटा जाए। 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री पहले 10 साल नहीं हो गए जो कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं अपेक्षा करूंगा बीच में डिस्टर्ब ना करें। 15 सेकंड आलोक जी बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं संक्षेप में बात करूंगा। 20 सेकंड में कहता हूं। मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि आप 10 साल में आपने क्या किया उस पर वोट मांगे। हाँ। फलाना ने ये कहा था, ढिकड़ा ने कहा था, मैं गिनवाने लग जाऊं। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अरे भाई अब मुझे बोलने तो देंगे। आप वही बात रिपीट करते जा रहे हैं। पर हमें वोट नहीं दिया। जवाब देने दीजिए उनको। अब जवाब तो जवाब देने दीजिए। सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड भी देश के प्रधानमंत्री ने खेला और सबसे भाई, ज्यादा आलोक जी, अभद्र भाषा लगातार बोलते चले जा रहे हैं। आलोक जी अब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, पिछले 15 मिनट में आप लगातार बोलते मिनट में केवल और केवल धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू की बात करी जाए तो आप उसको बोल देते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भाई हिंदू मुसलमान की बात करी जाए सेक्युलरिज्म है। आप नहीं, मैं देश के दर्शक करेंगे, देश के दर्शक देख रहे हैं। देखिए दर्शक देख रहे हैं, 10 साल के बाद भी आपको वही नैरेटिव बनाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं जहां आपने बोला लड़कियों लड़ सकती हूं, 2 सीट आपको देश के दर्शक देख रहे हैं कि इस डिबेट में 2 लोग कौन हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बता रहा हूं, मैं आपको जमीन की स्थिति बता रहा हूं। जब भी हिंदुओं की बात होती है आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, इसी कारण वही कह रहा हूं दोनों लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हाँ मैं बता रहा हूं। पहली बात, मेरे शायद पहले वक्तव्य में मैंने ग्रोथ रेट वाले जो बात बताई थी और महंगाई की रेट और बेरोजगारी की रेट शायद आलोक जी को सुनाई नहीं पड़ा था। मगर एक बात कह दूं, 10 साल से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है आलोक जी, 110 साल से हो रहा है। अरे भाई आज भी हम बात में जाएंगे। अभी मैं आपसे पूछ आज भी हुआ है। अब आप अब आप अगले वाक्य के बाद बार-बार ऐसे फिर नड्डा जी ने जो कहा था, ऐसे आप डिबेट को मोनोपलाइज नहीं कर सकते। मोनोपलाइज नहीं कर रहा मैं, जब उनका समय उनको बोलने दीजिए, जब आपके समय में एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आप एंकरिंग कर लीजिए। आज को आपको प्रवक्ता भी बनना है, एंकर भी बनना है, सब कुछ एक रोल आपको करना है। फिर आपको मीडिया को भी ज्ञान देना है, आपको जनता भी वाली मशीनों पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई कि नहीं, हाँ या ना बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, उसके बाद मुझे अनुराग भदौरिया के पास आना है। जी सुधांशु त्रिवेदी लगातार बोलते चले जाना भाई। सुधांशु त्रिवेदी और अनुराग भदौरिया को दिखाएं। जी सुधांशु, अब सुनिए मैं पूरी बात करूं। नहीं 1 मिनट प्रदीप भंडारी जी, बोलिए। ये तरीका ठीक नहीं है भाई। मैं अपना एक वाक्य पूरा करूं। पहले आप मैं आलोक जी को चुनौती से कहता हूं, मुद्दे की बात है तो आलोक जी ये बता के जाएं कि इस समय भारत में महंगाई की दर कितनी है, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है, भारत में विकास की दर कितनी है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व कितना, पता के जाइएगा, उसका भागिएगा नहीं। तब बताता हूं मुद्दे की बात। पता है कि नहीं? भदौरिया जी से पूछिए, आलोक शर्मा जी पूछिए, दोनों में से किसी को नहीं पता होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। बताइए अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं दे देता हूं। अनुराग भदौरिया देंगे आपके अलायंस पार्टनर, अपने अलायंस पार्टनर को डिबेट नहीं बोलने दे रहे। उन्होंने आपको 17 सीट पर प्रदेश दिया, पूरा डिबेट हो चुकी है, आप अपने अलायंस पार्टनर को नहीं बोलने दे रहे। क्या समाजवादी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके साथ अलायंस में? क्या समाजवादी पार्टी को इंक्लूड नहीं करना चाहिए? ये स्थिति हो गई है आपकी। मतलब अभी जाके वो आपको सीट कर रहे हैं, अलायंस पार्टनर को आप नहीं बोलने दे रहे। एंकर यहां पर अचंभित हो गया मैं अलायंस पार्टनर, मैं सच्चाई देखिए एंकर खुद अपने आप बेनकाब हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया सुधांशु जी को दिखाए, फिर मुझे आरएलडी के पास आना है और बीएसपी के पास आना है। मैं अनुराग भदौरिया, आई एम सॉरी कि आपके अलायंस पार्टनर आपको नहीं बोलने दे रहे, पर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे बताइए आलोक जी, सुधांशु जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी का जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर मुझे आरएलडी और बीएसपी की बात कह लूं। देखिए सुधांशु, अरे यार बोलने तो दो, बोलो ना, बोलने दीजिएगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बन जाइएगा। हाँ मैं देश का प्रवक्ता हूँ, और अगर देश जो बोलेगा, अगर वो बोलना आपको लगता है बीजेपी की, तो आप ईवीएम को ब्लेम करते रहो। मैं देश की आपको बात बताता हूँ, देश में आपने जमीन की बात बताता हूँ मेरे मित्र। आप इसमें कुछ नहीं मिलेगा। एंकरों को कुछ बोल दो, इससे एक वोट नहीं बढ़ता, एक वोट नहीं बढ़ता।
ठीक है, तो चिल्लाई मत ना, क्यों चिल्लाने लगते हैं? अगर आप देश के प्रवक्ता हैं तो बोलिए। धीरे नहीं सुनाई दे रहा, देश बीजेपी का थोड़ी है। बोलिए। नहीं, देश का सिर्फ बीजेपी का। देखिए, सुधांशु जी की आदत हो गई, इनके पास कोई मटेरियल नहीं है। दो बातें हैं। एक, जब इनसे पूछा गया, आपने इनसे सवाल पूछा कि बताइए आप प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और देश की हालत क्या है, तो ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए। आप उधर से चिल्लाने लगे, जब हिंदू की बात होती तो आप हिंदू मुस्लिम क्यों कह रहे हैं? मैं हिंदुस्तानी की बात करो ना, हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करो, हिंदुस्तान की महंगाई की बात करो, हिंदुस्तान के अवाम की बात करो, हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात करो, हिंदुस्तान के किसान की बात करो, हिंदुस्तान के छात्र की बात करो, हिंदुस्तान के युवाओं की बात करो, हिंदुस्तान की महिला समस्या की बात करो। इस पर क्यों नहीं बोलना चाहते? फिर उससे अगर छूटेंगे, ये बताइए महंगाई दर क्या है, बता के जाइएगा। ये बताइए बेरोजगारी दर क्या है, बता के जाइएगा। ये बताइए इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट। अरे भाई, ये रट रट के माने कान पक चुके हैं सुधांशु जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने बोला था हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे, आपने कर दी क्या? इसका जवाब दीजिए, जो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने बोला था हम यहाँ पे नोटबंदी करेंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? इसका जवाब देके जाइए। आपने बोला था मेरी सरकार बनेगी, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा और हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। क्या युवाओं को रोजगार मिल गया क्या? ये बता के जाइए। आपने कहा था छात्रों का सम्मान होगा, पेपर लीक बंद होगा। आज पेपर लीक यहाँ पेपर लीक लगातार हो रहा है, छात्रों के ऊपर लाठियों की बौछार हो रही है। आप बता के जाइएगा। आपने कहा था महिला अत्याचार रुक जाएगा, क्या हुआ महिला अत्याचार में? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर की बेटियों के साथ क्या हुआ? उस सैनिक की पत्नी के साथ, सैनिक मतलब आते कान में आवाज जा रही है, सैनिक की पत्नी को किस तरह से उसके साथ क्या हुआ? क्या बोला था उसने? मैं देश की रक्षा कर पाया, ब्रेक लगाइए, पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। ब्रेक लगाइए। अरे अब चुप रहिए, क्यों पीछे बोल रहे हैं भाई? आप सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए। क्या है? सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, आप भी उनका जवाब दे देंगे। टाइट बोल रहे हैं। अरे सुधांशु त्रिवेदी को जवाब पूछ रहे हैं, आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आ रही शर्म? बताइए अनुराग भदौरिया को, आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आई शर्म? जब जाके अयोध्या के अंदर राम मंदिर में आपको बुलाया गया, आपने उसको पॉलिटिकल इवेंट बोला। आपको नहीं आ रही शर्म? जब इस वक्त जाके आप जब सवाल पूछकर जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे? इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप हरा कुर्ता पहनते तो कौन से कलर का कुर्ता पहन के, हर दिन एक कलर का कुर्ता पहन के आते हैं? क्यों नहीं आते? मैं पूछता हूँ। जब भी हिंदू की बात करें तो हिंदू मुस्लिम, जब भी आपसे सच्चे सवाल पूछो तो आप कहते हो कि भाई भाजपा का एजेंडा चलाओ, भाजपा का एजेंडा चला रहे हो। जब बीजेपी जवाब देने की बात है, या बीजेपी से सवाल का जवाब नहीं देने चाहते क्या आप? चाहते क्या आप? सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, अब अनुराग भदौरिया जी बदतमीजी नहीं। अनुराग भदौरिया जी ग्लास पानी पीजिए, बदतमीजी नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी वो जवाब दे रहे हैं आपका। देखिए, मेरी बात साबित हो गई। मेरी बात साबित हो गई। अनुराग भदौरिया जी के पास एक भी तथ्य का उत्तर नहीं था। वो कहते रट रट के कान पक गए। ये पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता है। अखिलेश यादव जो है फॉरेन रिटर्न है, और वो कह रहा है महंगाई की दर, विकास की दर, इससे मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सिर्फ उतना नहीं बोला, मैंने कहा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताओ कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व बताओ। अब मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता था इनके पास मुद्दे नहीं है और इनको आए बाएं चिल्लाना है, और इन्होंने कहा सुरक्षा। तीनों मुद्दों बताता हूं। भारत में विकास की दर है इस समय 7.2%, और यह IMF ने कहा, भारत सरकार ने नहीं। भारत में महंगाई की दर है 5%, जो 2018 के बाद सबसे कम है। भारत में बेरोजगारी की दर है 3%। और सुनो मेरे भाई, बाद में चिल्लाइए मत, बहुत आप इधर से बदतमीजी की बात कर रहे हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $625 बिलियन, जो 1991 में $1 बिलियन था। भारत का गोल्ड रिजर्व, जो सोना गिरवी रखा गया था आपके जमाने में जब आपके नेता बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, आज $52 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। तो विकास में यहां तक पहुंचे हैं। और आपने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो गई कि नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी जब सरकार नहीं थी तो कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में धमाके, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, गया, पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, सुनिए, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, कहां धमाके नहीं होते थे मेरे भाई? आज सारे धमाके खत्म हो गए। चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा रहता था कि छूना नहीं, बम धमाका होगा। और कश्मीर में ISIS के झंडे होते थे, पाकिस्तान के झंडे होते थे। अरे भाई, ये हरा चश्मा उतारो तब दिखाई पड़ेगा हकीकत में।
इसीलिए मैं सारी की बातें फैक्ट बोलता हूं, आपको फैक्ट नहीं पता है। अमरजीत वो लग गए जब आप टमाटर लेके आया करते थे। ए भाई अब तो टमाटर का दाम बता दो भाई, बहुत दिन टमाटर लेके आते थे। और मैं ये भी समझना चाहता हूं मणिपुर मेरे मित्र जी, मैं सुधांशु जी अब मैं आना चाहता हूं डिबेट में, और मैं अनुराग जी आना चाहता हूं। अनुराग जी के बाद मैंने कहा था बता के जाइएगा, नहीं बता पाए, भाग गए। चलिए मुझे बताइए अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी एक चीज मुझे बताइए, अनुराग जी को दइए, मैं और अनुराग जी आना चाहते हैं, फिर मेरे को एसपी बीएसपी मेरे को बीएसपी के पास भी आना है, मुझे आरएलडी के पास भी आना है। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, निश्चिंत रहिए, आपको समय दूंगा। अनुराग जी को पहले दिखाइए, मैं से आ रहा हूं सुधांशु जी। अनुराग जी मुझे दिखाइए। अनुराग जी मेरे सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझसे लड़ना है लड़िए, मुझे जो बोलना है बोलने देंगे। सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का, मुझे जो बोलना है बोलिए, मैं आपको ही बोल रहा हूं मेरे सवाल का, मुझे जो बोलना है बोलिए, जितने नाम बोलने बोलिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जवाब दे दीजिए। गौतम बुद्ध नगर में आप सुनिए मेरी बात, मैं मानता हूं आपका हाइपोथेसिस कि देश में जो आप बोल रहे हैं वही मुद्दे हैं, तो आप जो है गौतम बुद्ध नगर में अपने कैंडिडेट को 2 बार बदलते हैं, आप मुरादाबाद में अपने कैंडिडेट को बदलते हैं, आप बागपत के अंदर अपने कैंडिडेट को बदलते हैं, बिजनौर में बदलते हैं, बदायूं में बदलते हैं, शिवपाल यादव खुद नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जनता आप में विश्वास रख रही है और बीजेपी में विश्वास नहीं रख रही? आप तो अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बोलिए। बोल लूं? हाँ बोलिए। हाँ बोल लूं? हाँ अगर हाँ देखिए, अब आप चुप रहिएगा, जैसे सुधांशु जी की बात आप सुनते हैं ना मग्न होके, वैसे हम लोग की भी सुन लीजिए तो थोड़ा आप 8 सवाल अपने बात में उनसे दागते हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, अगर वो 8 सवाल आपसे दागेंगे तो उनको भी करके आपको जवाब देने का मौका दूंगा। बोलिए। अब सुनिए तो बोलिए जी। तो आप बोलने नहीं देंगे, मैं दिक्कत यही है। बोलिए। अच्छा, सम्राट चौधरी का नाम सुधांशु जी के दिमाग से डिलीट हो गया, क्यों कि बाप बेटी के रिश्तों की बात कर रहा था ना, कि लालू जी की बेटी ने किडनी दी, उसके बदले में टिकट दी है। आपके नेता ऐसी बातें करेंगे क्या? पिता पुत्री का रिश्ता हिंदुस्तान के अंदर में ईश्वरीय रिश्ता होता है, और आप उसके बारे में ऐसी बात करेंगे? किस तरह से बाप अपनी बेटी को पाल के बड़ा करता है, और बेटी जब बड़ी होती है तो बाप की मदद करने के लिए किडनी दे देती है। ऐसी तो देवी रूपी बेटियों को कहोगे कि लेन देन की बात हो गई है। ऐसा मंत्री आपके डिप्टी सीएम बनाते हो जिसको हटा देना चाहिए, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलोगे। आप निषाद के बारे में एक शब्द नहीं बोलोगे। आपका एलआई है, मंत्री है, कहता है प्रभु राम दशरथ जी के बेटे ही नहीं थे। लेकिन हम ऐसी राजनीति करना भी नहीं चाहते, हम बोलना भी नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और आप इसका जवाब देके जाइएगा। मणिपुर के अंदर में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, और उसके पति आर्मी में था, क्या बोला उसने? कि मैं देश बचा पाया, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं बचा पाया। जवाब देके जाइएगा, भागिएगा नहीं। इस देश के अंदर में जिस तरह की कांड हुए हैं, और आपने देखे महिलाओं के साथ, कितना गिनाऊं आपको। बीएचयू की घटना याद है? उसके ये जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। सुधांशु जी, पहलवानों को देखा? सुधांशु त्रिवेदी और मेरे साथ इंद्रजीत सिंह जी, और उसके साथ सतीश प्रकाश जी। सुधांशु जी, आप पे कह रहे हैं कि आपके अलायंस पार्टनर्स जो आपके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कृपा शंकर शुक्ला जो आपकी पार्टी में एक समय में 26/11 आरएसएस की साजिश किया करते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, आलोक जी आऊंगा, मेरे को कहना। सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर इंद्रजीत जी के पास आइए। इंद्रजीत जी, सुधांशु जी, बोला नहीं है जी। सुधांशु जी 30 सेकंड। मैं प्रदीप जी थोड़ा एक बात गंभीरता से कह रहा हूं, 2 लोगों ने बोला नहीं है, मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं उनके अब जब बाकी लोग बोले मेरा फेडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं इनका फेडर डाउन कर दीजिए। ये इस ढंग से डिबेट को हाईजैक करके दूसरों को बोलने का मौका न देना, ये सर्वथा अनुचित है जी। बोलिए। इसलिए मैं बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे देना चाहता हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट इनकी बात का जवाब। इन्होंने बात कही, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी को उनकी बेटी ने किडनी दिया है, यह नितांत व्यक्तिगत विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति कौन लाया? लालू प्रसाद यादव जी ने इंडी गठबंधन की रैली में यह बात कही कि इस बेटी ने मेरे को किडनी दी है। भाई, राजनीतिक मंच से, राजनीतिक रैली से क्यों बोल रहे हो आप? यह व्यक्तिगत विषय है, आपका भावनात्मक संबंध की बात है। आप पॉलिटिकल मंच से बोलोगे तो पॉलिटिकल मुद्दा आपने बनाया। दूसरा, मणिपुर पे मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही, मणिपुर के ऊपर पूरी संवेदना के साथ सरकार ने काम किया है। मणिपुर को लेकर एक बयान मणिपुर में दिया हो तो बताइए। संदेश खाली में हमने बंगाल में भी विरोध किया और दिल्ली में विरोध किया। इन्होंने मणिपुर को लेकर दिल्ली में विरोध किया, दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए हो तो बताइए, एक नोटिस दिया हो तो बताइए, एक बयान दिया हो तो बताइए, क्योंकि इनके नेताओं को पता है वहां हकीकत क्या है। यह साफ दर्शाता है कि मणिपुर पे संवेदना नहीं है, मणिपुर पे सिर्फ राजनीति करनी है। इसलिए दिल्ली में आकर चिल्लाना है, मणिपुर में
होंठ सिले रखना है, वरना भदौरिया जी भाग के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि मणिपुर में कौन सा विश्वास प्रस्ताव, कौन सा नोटिस। और आलोक जी आप बता के जाइएगा, मुख्य विपक्षी दल है, एक नोटिस बताइएगा जो मणिपुर सरकार के। आलोक जी पे कई सवाल आगे गए। आलोक जी, मुझे दो लोगों के पास डिबेट पे नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं इन दोनों के पास आपके पास आऊंगा, उसके बाद ही किसी और के पास आऊंगा, निश्चिंत रहिए। मैं इंद्रजीत जी के पास आना चाहता हूं, सतीश जी के पास आना चाहता हूं। देखिए इंद्रजीत जी, मेरा सवाल सीधा है, मैं ये कह रहा हूं इंद्रजीत जी, क्या जमीन के ऊपर जनता ने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है क्या? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति अगर गठबंधन की इतनी मजबूत होती तो फिर इतनी समाजवादी पार्टी सीटें क्यों बदलती? अगर इतनी मजबूत होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर इतना डीले कांग्रेस पार्टी अपने मेन सीटों को डिक्लेयर करने में क्यों करती? क्या कांग्रेस को भी पता है कि रायबरेली का जो वोट शेयर 2009 में 70% से ऊपर था, आज जो 52% पे आ गया, और अमेठी का वोट शेयर जो 72 था आज 47-44 पे आ गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की हवा तय हो चुकी है इंद्रजीत जी? और इसीलिए शायद बाकी सब मुद्दों की बात हो रही है, पर मेन मुद्दा जो मैं बार बार पूछ रहा हूं उसके बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा। इंद्रजीत जी और फिर सतीश जी, उसके बाद आलोक जी आ रहा हूं। प्रदीप जी धन्यवाद, आपने बड़ी देर बाद फोकस जी, माफी चाहता हूं, देर बाद आया मैं, थोड़ा आप बोलिए। हाँ बोलिए। आधी डिबेट खत्म जी, बोलिए बोलिए, दो आदमियों के बीच में। जी बोलिए। हाँ प्रदीप भाई, बात यह है कि इंडिया गठबंधन अपने आप में ये एनालिसिस नहीं कर पा रहा है कि क्या कारण है कि हम जनता के मन में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश हो, हम अब जनता के मन में अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहे। सच्चाई और जो मेन मुद्दा है, आप मुझे बताइए, आप कहीं ठेकेदारी करें, कहीं व्यापार करें या घर चलाएं, उसमें एक मुखिया की जरूरत होती है। पता लगे कि मुझे अगर कहीं मैंने ठेकेदारी करी है, काम करा है, तो पेमेंट किससे लेनी है। घर की कोई बात है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई दिक्कत है, तो मेरा घर का मुखिया कौन है, मुझे किससे बात करनी है। आज तक इनके पास पिछले चुनाव में भी और अब चुनाव में भी ये अपना मुखिया जनता के सामने नहीं दे पाए। जनता कह रही है ठीक है, आप जो बातें कह रहे हो सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, हो सकता है कुछ बातों में सच्चाई हो, लेकिन हमारा मुखिया कौन है? हमें अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी इच्छाएं, हम क्या चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, वो हमें किस प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के पास हमें जाकर अपनी बात कहनी है। हमारी बात कौन सुनेगा? आज तक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट गठबंधन के पास सबसे बड़ा, जिस कारण ये जनता का दिल नहीं जीत पा रहे। सतीश दूसरा, इनका कंफ्यूजन, बोलिए इनका कंफ्यूजन, सुबह कैंडिडेट कोई और है, दोपहर को और है, शाम को और है। एक बात आप देखिए, कांग्रेस के 3 मुख्य लोगों ने परसों इस्तीफे दिए, इनके प्रवक्ता ने, एक कुश्ती खिलाड़ी ने और एक महाराष्ट्र से। 3 मुख्य लोग, रोज 2-2, 4-4 लोग डूबते हुए जहाज में, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले भगा जाता है। इस तरीके से कोई सवारी करने को राजी नहीं, क्योंकि कारण ये इनके पास कोई विजन नहीं है कि आने वाले समय में आप देखिए, यहाँ पे जमीन तक का कार्यकर्ता है, हम जमीन तक का कार्यकर्ता 5 आदमियों में भी, 10 आदमियों में भी, 3 आदमियों में जाकर अपनी बात करता है। ये ना 100 की मीटिंग कर नहीं पाता है, 3 के पास जाते नहीं है। आप जब तक आपका जनता से जमीनी स्तर पे जुड़ाव नहीं होगा, जनता आपके पास, आप जनता के पास नहीं जाओगे, आप अपना विजन नहीं समझाओगे, आप जनता में अपनी दिल की जगह नहीं बना सकते। जी, सच्चाई ये है। सतीश जी, और इसीलिए शायद आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ आ गई। आलोक जी के पास आने के पहले आप तब से इंतजार कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो लाइव इस वक्त आप विजुअल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल रोड शो इस वक्त गाजियाबाद में चल रहा है। ये सीट 2019 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप की थी और 2014 में भी बीजेपी ने स्वीप की थी। अभी अपना कैंडिडेट बदला है, अतुल गर्ग यहां से कैंडिडेट है। मैं आना चाहता हूं, विजुअल्स के साथ हम रहेंगे, पर मैं सतीश प्रकाश जी के पास आऊंगा। सतीश प्रकाश जी, मुझे बताइए, क्या बीएसपी इस बार गठबंधन में नहीं है? इसी के कारण क्या जो इंडिया अलायंस है उसकी दिक्कत है? क्योंकि पिछली बार जब बीएसपी सपा के साथ आई थी, बीएसपी और सपा का जो सीट है वो बड़ी थी, उसके बावजूद बीजेपी ने स्वीप किया था उत्तर प्रदेश पर, सीट बड़ी थी। इस बार बीएसपी अलग क्यों लड़ रही है आपके हिसाब से? बीएसपी को कांग्रेस में विश्वास नहीं है? देखिए प्रदीप जी, अगर बहुजन समाज पार्टी अलग तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से अगर चुनाव लड़ी है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बाइपोलर इलेक्शन नहीं है, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ा कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण है। अभी प्रधानमंत्री जी गाजियाबाद की जिस सीट के ऊपर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कभी आप चूंकि नोएडा के बिल्कुल पास है, गाजियाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए,
और किस तरह के अंतर कलह के दौर से आज बीजेपी गुजर रही है। देखिए, 2-3 चीजें कहूंगा, मैं सबसे अंत में बोल रहा हूं कि अगर भारत में बेरोजगारी की दर 5% है, लेकिन इसी देश में भारत सरकार के पास 28,000 सरकारी पदों के ऊपर अभी सरकार नियुक्ति नहीं कर पाई। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि जो आपकी महंगाई की दर है वो 5% है, लेकिन पूरे भारत में आज महंगाई चरम के ऊपर है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की दर नहीं है। उसके बावजूद भी सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास एक अच्छा खासा कलेक्शन है, रिवेन्यू कलेक्शन है, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि किसी भी इकोनॉमिक्स में अगर सरकार की आर्थिक हालात ठीक हो तो आमतौर पर जनमानस के ऊपर जो करों का जो बोझ है वो कम किया जाता है। लेकिन भारत सरकार बड़ा सीना ठोक ठोक कर ये कहती है कि उसने जीएसटी का कलेक्शन जो करों की जो दर है वो बढ़ाई है और करों का कलेक्शन बढ़ाया है। अगर भारत सरकार की आर्थिक हालात ठीक है तो निश्चित रूप से उसका फायदा सरकार को नहीं है। दूसरी बात एक और कहूंगा कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जहां प्रथम चरण का चुनाव है, एक एक सीट के ऊपर मैं कह सकता हूं कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। साइलेंट वोटर है। मुझे नहीं मालूम कि मामला क्या है। ये हिंदू मुस्लिम का होता क्या हिंदू मुस्लिम मतलब क्या है? नहीं, सुनिए समझाइए। देखिए, मैं आपको एक एक सीट के ऊपर नहीं, वो छोड़िए, हिंदू मुस्लिम मतलब क्या नहीं है? क्या मतलब क्या होता है हिंदू मुस्लिम? कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है, मतलब क्या है? प्रदीप जी, मेरी बात को सुनिए। भारत एक पर्वों का देश है, वहां चुनाव को भी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के अंदर एक उल्लास होता है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक एक सीट के ऊपर मैंने जाकर के देखा है कि लोग चुनाव के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नकारात्मकता है। उनको लगता है कि उनके जो मुद्दे हैं जनमानस के, वो मुद्दे सरकार के ऊपर नहीं घेर पा रहे, सरकार से कहीं ना कहीं नाकामियां है। ठीक है, ये हम देखेंगे जमीन पे सतीश जी। ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट के ऊपर, चाहे वो प्रथम चरण की सीट हो या मैं देखूंगा इसको। अब मैं हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, मैं आपसे समझूंगा हिंदू मुस्लिम मतलब क्या है। मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम क्या है बताइएगा। हिंदुओं की बात करना हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अब मैं क्लियर करना। आलोक जी आप पहले आएंगे, सुनिए मेरी बात, क्योंकि मेरे पास डिबेट में लास्ट 3 मिनट है। आलोक जी पहले आप आएंगे, फिर सुधांशु जी और अनुराग जी, और एक के ऊपर एक ना बोले, सबके पास 1 मिनट है। मैं आलोक जी आपको वापस से कह रहा हूं, आपको नहीं लग रहा कि अब जनता के सरोकार से पीछे इसीलिए आपको बार बार वोट नहीं मिलता जा रहा है और अभी राहुल जी वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं? ही हैज टू कम टू उत्तर प्रदेश अगर आप सीरियस है तो बोलिए। तो वायनाड कोई पाकिस्तान में तो है नहीं। देश के प्रधानमंत्री गुजरात छोड़ के एक मिनट भाई बोलिए, बनारस क्यों चले गए देश के प्रधानमंत्री? हमने तो कभी नहीं पूछा। देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। अब बात आती है जो सुधांशु भाई ने 2-3 सवाल उठाए। इन्होंने कहा महंगाई है ही नहीं। देश की जनता सुने आज जी न्यूज़ को कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। 50-60 लाख बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ, जो सड़कों पर लखनऊ में बैठे रहे, वो कान खोलकर सुने कि बेरोजगारी नहीं है। इन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया यूपीए 1 और यूपीए 2 का, मैं दे देता हूं। जो ग्रोथ रेट है वो 7.1% था और अभी तक बीजेपी का जो एवरेज आया है वो 5.7 है। इस साल का ज़रूर उनका 7 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अगर 10 साल का एवरेज दोनों का देखेंगे तो लगभग 1.25% एनडीए से ज़्यादा रहा यूपीए का। अब वापस आते हैं साहब, ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत काम कर दिया, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया आपने। आप कह रहे हैं फॉरेक्स बढ़ गया। अरे भाई, ये क्यों नहीं बताते कि देश के ऊपर 4 गुना आपने कर्जा बढ़ा दिया? आपने ब्लास्ट की बात की, यहाँ दंगे होते थे, वहाँ दंगे होते थे। मैं आज ही पूछना चाहता हूँ, रामेश्वरम कैफे में क्या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आज एनआईए ने पकड़ा है? दूसरा सवाल, आज 5 साल हो गए जिस तरह से पुलवामा के ऊपर अटैक हुआ था, उसकी जांच कहां तक पहुंची है? उसमें कोई व्यक्ति सस्पेंड भी हुआ है? तीसरी अंतिम बात कहना चाहूंगा, आरएलडी के जो प्रवक्ता थे वो बड़ा ज्ञान दे रहे थे इधर का उधर का। अरे भाई, एक शब्द एमएसपी पर भी बोल लो, एक शब्द 3 कृषि के जो काले कानून आए थे उन पर भी बोल लो। जिस तरह से आप लोग पूरी तरह से पाला बदल कर। सुधांशु जी ठीक है। आलोक जी, सुधांशु जी जवाब देना। आलोक जी, सुधांशु जी लास्ट 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स इन द डिबेट। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु जी मुझे दिखाएं। देखिए, सारे दर्शक बैक करके जाके देख सकते हैं। इस ढंग से सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए आलोक शर्मा जी को। मैंने कब कहा कि महंगाई बिल्कुल नहीं है? मैंने कहा महंगाई की दर 5 कम कर, चुनौती देके जाता हूं। अगर मैंने कहा कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा महंगाई की दर 5% है, जो आप झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने कहा 2018 के बाद न्यूनतम स्तर पे चिल्लाने लगे। कोई जाके डिजिटल डाटा है, पीछे देख सकता है। एक के ऊपर एक नहीं, आलोक जी एक के ऊपर है, आलोक जी एक के ऊपर है, आलोक जी एक के ऊपर एक, आलोक जी सिर्फ सुधांशु जी के पास है, एक के ऊपर। सुधांशु जी मुझे दिखाइए, आलोक जी हो गई बात। नहीं, सुधांशु जी को दिखाइए मेरे साथ में, मैं कह रहा हूँ
जी, उनको कंप्लीट करने दी अपनी क्या बात। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ा के नहीं है ना? मैं उत्तर दे दीजिए मुझे। सुनिए, मैं कहता हूं ना कोई मेरी बात पे भरोसा करे ना आलोक जी की बात पे। इसी डिबेट की रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके देख ले। मैंने कहा 2018 के बाद सबसे कम है। सरासर झूठ बोलते हैं आदमी। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप विकास की दर बता रहे, महंगाई की दर, तो 2014 में कितनी थी बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं जब आपकी सरकार आई थी। सरासर झूठ बोल रहे हैं। 7.2% थी 2004 में। 10 के 10 वर्षों का, 10 के 10 वर्षों का मेरे पास समय नहीं है। 7.2 सुधांशु जी फैक्ट बता नहीं पाते। 3 साल नेगेटिव ग्रोथ रेट के नजदीक हम रहे हैं। मेरे पास जीरो से नीचे रहे हैं हम लोग। मेरे पास जनता देख लेगी कि सुधांशु त्रिवेदी जी, आलोक जी, अनुराग जी और सतीश जी में से किसने कितना सत्य बोला है। ये जनता रिवाइंड करके डिबेट देख सकती है। दोस्तों, मैं तो सीधी बात करता हूं और सीधी बात यही है कि महागठबंधन जो है इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, तभी उनके गढ़ की सीट में अभी तक वो डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं और समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार बदल रही है। अगर महागठबंधन सच में सीरियस है नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने के लिए, तो उनको उनके गढ़ में आके चुनाव लड़ना पड़ेगा। मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी न्यूज़।